नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज हम मृगनयनी उपन्यास जो कि वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित है, उनके इस उपन्यास का संक्षिप्त अध्ययन करते हुए तीसरे भाग की ओर बढ़ेंगे। इससे पूर्व दो भागों में उपन्यास का परिचय और प्रारंभिक कथा 20वें भाग तक हमने पढ़ा है। अब आगे हम ये जानेंगे कि 21वें भाग से उपन्यास की कथा कैसे आगे बढ़ती है। मैंने इसके पूर्व के दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जिन्हें पढ़ना हो वो वहां से पढ़ सकते हैं। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार ग्वालियर सिकंदर लोदी के आक्रमण से क्षत विक्षत है, वहां की जनता की दुरावस्था है और एक छोटे से गांव राई में निन्नी अर्थात मृगनयनी, उसकी सखी लाखी और अटल की कथा चलती है। दूसरी ओर ग्वालियर के राजा मान सिंह, जो बेहद ही उदार और वीर राजा हैं, उनकी भी कथा चलती है। आइए हम बढ़ते हैं आगे की कथा की। 21वें भाग में लेखक ने माणू के सुल्तान गयासुद्दीन, जो कि इससे पूर्व दोनों कन्याओं को अर्थात निन्नी और लाखी को प्राप्त करना चाहता है नटों के द्वारा और उसके लिए सैनिक भी भेजता है। उसके दो सैनिक मारे जाते हैं और जब लौट कर आते हैं तो वह ख्वाजा मटरू, जिसकी सारी योजना थी, उस पर अत्यंत क्रोधित होता है और वह यकीन नहीं कर पाता है कि दो ग्रामीण स्त्रियों ने मिलकर 4 तुर्क सैनिकों को पराजित कर दिया, 2 की हत्या कर दी और 2 को भागना पड़ा। उसके मन में उन दोनों को पाने की लालसा और तीव्र हो जाती है और वह ग्वालियर और राय गांव पर हमला करने का कार्यक्रम बनाता है। अगले भाग में अर्थात 22वें भाग में राजा मान सिंह का चित्रण है, जो राजकाज में व्यस्त हैं। उनके राज्य की जो बुरी स्थिति है उसको वो ठीक कर रहे हैं तथा विभिन्न राज्यों के साथ राजनीतिक संबंध बनाने की चर्चा कर रहे हैं। इस उपन्यास में हम पाते हैं कि एक अस्थिर वातावरण है, सर्वत्र युद्ध का वातावरण है। दूसरी ओर राज सिंह के भेजे हुए गायक बैजू और उसके साथ आई हुई राज सिंह की प्रेमिका कला, दोनों ग्वालियर में आते हैं और अपनी कला प्रदर्शन के द्वारा कला प्रेमी मान सिंह को अत्यंत प्रभावित करते हैं। वो इतने प्रभावित होते हैं कि आर्थिक असुविधा होने के बावजूद भी उन्हें अपने दरबार में रखना चाहते हैं, यहाँ तक कि अपने खर्च की कमी करके वे उन दोनों को दरबार में स्थान देते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं। यही उनके मित्र विजय जंगम, जो कि शैव हैं, उनकी कर्मठता का चित्रण भी लेखक करते हैं। लेखक ने इस उपन्यास में शैव उपासकों, उनकी विचारधारा, उनके द्वारा कर्मण्यता का जो संदेश है, कर्मठता की जो बात है, उसको भी लेखक ने बार बार यहाँ उभारा है। यहीं पर हमारा परिचय युवा वीर निहाल सिंह से होता है, जो अत्यंत वीर है और युद्ध में सर्वत्र विजयी होता है। बोधन गांव के लोगों के आग्रह के कारण राजा के पास आता है और उनसे आग्रह करता है कि आप राय गांव चले, क्योंकि राजा ने पहले ही वहां जाकर शिकार खेलने का वादा किया था। तुर्कों के आक्रमण की घटना भी राजा को वो बताता है और यह बताता है कि किस तरह उन दोनों ने 2 तुर्कों की हत्या भी कर दी थी। राजा यह सुनकर बहुत चकित होता है और अगले ही दिन निहाल सिंह के साथ राय जाने का निर्णय लेता है और यह खबर राय गांव में भी पहुंच जाती है। 23 भाग में बोधन सबको गांव में आकर राजा के आने की सूचना और जोर शोर से उनके स्वागत करने का आग्रह करता है। सारा गांव राजा मान सिंह के स्वागत में लग जाता है। निन्नी और लाखी पर उनके स्वागत का दायित्व दिया जाता है। वे दोनों यद्यपि बेहद गरीब हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि राजा के सामने किसी तरह प्रस्तुत होने लायक स्थिति में जाए। लाखी तो एक बार प्रस्ताव भी देती है कि क्यों न नटों से लेकर सुंदर कपड़े और गहने आदि पहनकर हम राजा का स्वागत करें,
इस पर मृगनयनी साफ इनकार कर देती है और वह कहती है, नटों से कपड़े या गहने उधार लेकर हमें नहीं पहनना चाहिए। भाग्य में होंगे तो अपने पसीने की कमाई से पहनेंगे। हम देखते हैं कि लेखक ने मृगनयनी को एक आधुनिक स्वचेतना से संपन्न स्त्री के रूप में चित्रित किया है, जो किसी आकर्षण से बहकती नहीं है, भटकती नहीं है। इसके पश्चात इस उपन्यास के इस भाग में राजा आते हैं और राजा का स्वागत करते हुए निन्नी और लाखी दिखाई गई हैं। राजा स्वागत के समय ही मृगनयनी के सौंदर्य को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। उसके द्वारा दिए गए फूल को अपने पगड़ी पे धारण करते हैं। लाखी राजा का आकर्षण देखकर समझ जाती है और मृगनयनी से बहुत तरह तरह के मजाक करती है। 24वें भाग में राजा मानसिंह शिकार पर जाने की तैयारी करते हैं। वे दल बल के साथ मृगनयनी और लाखी को भी साथ ले जाते हैं। यहाँ राजा के द्वारा शिकार खेलने और उन दोनों जंगल में रहने वाली स्त्रियों के द्वारा शिकार खेलने के पार्थक्य को भी लेखक ने दिखाया है। राजा मचान पर बैठकर निशाना लगाते हैं और चाहते हैं कि दोनों कन्याएं भी सुरक्षित रूप से मचान पर बैठकर ही शिकार करें, लेकिन निन्नी और लाखी मचान पर बैठने से मना करते हैं और वे बड़ी बहादुरी के साथ एक सुअर, शेर का शिकार करते हैं निन्नी, और एक भैंसे को भी मारते हैं। मृगनयनी की वीरता को देखकर राजा हतप्रभ रह जाते हैं। उसकी वीरता को देख, मरे हुए नाहर को देख और अरने भैंसे को किस तरह वह सिंग पकड़कर उलट देती है, इस दृश्य को देखकर राजा उसकी शक्ति पर चकित होते हैं और तत्काल वे उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं। निन्नी को कोई अनुमान नहीं होता कि इस तरह का प्रस्ताव उसके सामने आ जाएगा, लेकिन वह सहर्ष उस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करती, बल्कि विवाह के लिए राजा के समक्ष कुछ शर्त रखती है। वह कहती है कि मैं 2 ही शर्त पर आपसे विवाह कर सकती हूँ। पहली शर्त यह है कि वहां की नदी जिसका नाम सांक है, उसके पानी को ही वो पिएगी, तो उस नदी को ग्वालियर तक नहर बनाकर ले जाना होगा। राजा इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। तब वह अपनी दूसरी शर्त रखती है कि वह उनकी बाकी रानियों की तरह पर्दा नहीं करेगी, और राजा इस दूसरी शर्त को भी स्वीकार कर लेते हैं और इसके पश्चात उन दोनों के विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। 25वें भाग में मृगनयनी और राजा मानसिंह तोमर के संभावित विवाह की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। लोग मृगनयनी को भाग्य को सराहते हैं और सोचते हैं कि एक सामान्य सी गुजर कन्या को किस प्रकार ग्वालियर की रानी बनते क्षण भी न लगे। राजा पहले ग्वालियर जाकर विवाह करने का प्रस्ताव देते हैं, परंतु बोधन और अटल वही विवाह करने की शर्त रखते हैं। 2 दिन बाद विवाह का मुहूर्त तय होता है। गांव की स्त्रियां बधाई देने के लिए आती हैं और इसी समय कुछ स्त्रियां लाखी के मन में यह संदेह या भ्रम डाल देती हैं कि अब तो निन्नी रानी हो गई है और तुम अब उसकी सखी नहीं बल्कि उसकी दासी बनकर रहोगी। लाखी के आत्मसम्मान पर इससे चोट लगती है, फिर भी वह मृगनयनी के उज्जवल भविष्य की कल्पना करके प्रसन्न होती है। 26वें भाग में मृगनयनी के विवाह का चित्रण है। गांव में ही उसका विवाह हो जाता है और वहां से उसकी विदाई होती है। गांव से जाते समय मृगनयनी गांव के उस सुंदर परिवेश से जुदा होते हुए बहुत रोती है। वह ग्वालियर पहुंचती है और वहां के चमक धमक और राजसी वातावरण को देखकर चकित हो जाती है, क्योंकि यह उसके लिए बिल्कुल ही नया वातावरण है। पर वह उसमें ढलने का प्रयास करती है। उसके भीतर सीखने की बड़ी इच्छा है और वह हर चीज को सीखने के लिए तैयार रहती है। वह महल में भी अपने गांव और वहां के परिवेश को याद करती रहती है। वह सब कुछ जल्द से जल्द सीख लेना चाहती है ताकि कोई भी उसे इस पद से अयोग्य न समझे। इसी भाग के अंत में पहली बार मृगनयनी बैजू बावरा का गायन सुनती है और सुनकर बेहद प्रसन्न होती है और हमें यहाँ पता चलता है कि मृगनयनी के भीतर संगीत का जो गुण है वो अत्यंत गहन है। 27वें भाग में वापस कथा राई गांव आती है।
मृगनयनी की विदाई के बाद अटल उसी मंडप में लाखी से विवाह की योजना बनाता है। वह सोचता है कि मृगनयनी को भी बुला लेगा। वह विवाह का मुहूर्त निकालने के लिए पुजारी के पास जाता है, परंतु पुजारी बोधन किसी भी कीमत पर दो अलग अलग जात के लोगों के विवाह की अनुमति नहीं देता है कि गुजर और आहिर कन्या का विवाह किसी तरह से नहीं हो सकता है। अटल बहुत तरह से प्रयास करता है और जब यह देखता है कि किसी भी शर्त पर बोधन राजी नहीं है, तो वह निराश होकर अकेले ही गंगा जल उठाकर लाखी से विवाह कर लेता है। वह तय करता है कि चाहे समाज जितनी निंदा करे, मैं भले दूसरी जगह चला जाऊं, लेकिन लाखी का साथ मैं नहीं छोड़ सकता। 28वें भाग में हम देखते हैं कि गांव वाले पूरी तरह से अटल और लाखी के विरुद्ध हो जाते हैं। पंचायत उन्हें जात बाहर घोषित कर देती है और बगल के गांव के अहिरों को बुलाकर उन्हें सजा दिलाने की योजना भी बनाते हैं वो लोग। ऐसी परिस्थिति का फायदा उठाकर नट सरदार पोटा अटल और लाखी को अपने साथ नरवर भाग चलने के लिए राजी कर लेते हैं और कोई दूसरा रास्ता न देखकर और नटों के षड्यंत्र को बिना समझे अटल और लाखी रातों रात नटों के साथ ये गांव छोड़कर निकल जाते हैं। 29वें भाग में माणू के सुल्तान के जासूस लाखी और मृगनयनी की खबर लाकर देते हैं, तो गयासुद्दीन नरवर पर आक्रमण की इच्छा रखते हुए भी महमूद बरघरा के कारण नहीं कर पाता है। उसे डर रहता है कि महमूद बरघरा आकर कहीं माणू पर आक्रमण न कर दे। दूसरी तरफ हम एक और पात्र से यहां परिचित होते हैं, ख्वाजा मटरू। गयासुद्दीन के पुत्र नसरुद्दीन पर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करता है। गयासुद्दीन ने अपने पुत्र नसरुद्दीन को हर चीजों से वंचित रखा था, उसे शिक्षित भी नहीं किया था, लेकिन नसरुद्दीन के मन के भीतर राजा बनने की एक परम इच्छा जागृत हो चुकी थी, जिस बीज का वपन ख्वाजा मटरू भी करता है और वह आगे चलकर भी उसका साथ देता है। 30वें भाग में गयासुद्दीन नरवर पर आक्रमण की तैयारी करता है और चलता है। वहां जंगल में बैठे हुए वह योजना बनाता है कि यहां का किला घेरने के बाद मैं ग्वालियर पर जाकर आक्रमण करूंगा, क्योंकि यहां पर मुझे लाखी तो मिल जाएगी, लेकिन मृगनयनी को प्राप्त करने के लिए मुझे ग्वालियर जाना होगा, क्योंकि उसे यह ज्ञात हो गया है कि मृगनयनी को तो ब्याह कर राजा मानसिंह ले गए। 31वें भाग में हम देखते हैं कि अटल और लाखी नरवर की सीमा पर पहुंच गए हैं। पास के ही गांव में वो रह रहे हैं। वे नटों के साथ आकर मन ही मन पछता भी रहे हैं, क्योंकि नटों की जीवन शैली से उनकी जीवन शैली, नटों के संस्कारों से उनके संस्कार मेल नहीं खाते। पिल्ली लगातार कोशिश करती है कि मृगनयनी न सही तो लाखी को बहका कर ही गयासुद्दीन के पास ले जाए और इनाम प्राप्त करे। वह लाखी को गहने देकर बार बार समझाना चाहती है कि इन गहनों को प्राप्त करने की सुविधा उसके पास है, जैसे मृगनयनी रानी बन चुकी है वह भी रानी बन सकती है। और बात करते करते वो कहीं न कहीं इशारा करती रहती है कि सुल्तान ने ही वे गहने भेजे हैं। अटल को जैसे ही पता चलता है कि तुर्क नरवर पर आक्रमण करने जा रहे हैं, तो वह नरवर की सीमा में प्रवेश करना चाहता है, जबकि नट सुल्तान के शिविर में जाना चाहते हैं। परंतु अटल और लाखी नरवर ही जाना चाहते हैं और वे नट बाध्य होकर उनके साथ नरवर में प्रवेश करते हैं। 32वें भाग में पुनः कथा ग्वालियर जाती है। ग्वालियर में मृगनयनी बैजू से संगीत और कला से चित्रकारी की शिक्षा ले रही है। वह मानसिंह की नवी रानी है। दूसरी रानियां उससे ईर्ष्या करती हैं, विशेषकर सुमन मोहन। यही विजय जंगम और मंत्री आकर सूचना देते हैं कि गयासुद्दीन सेना लेकर नरवर तक आ गया है। राजा युद्ध पर जाने की तैयारी करता है। मृगनयनी भी उसके साथ युद्ध पर जाना चाहती है, परंतु राजा मना कर देता है। इसी बीच बोधन आकर लाखी अटल की चर्चा करता है और सारी बातों को जानकर मान सिंह बोधन की धार्मिक संकीर्णता के लिए उसे बहुत धिक्कारता है। उसे बिल्कुल भी ये
अच्छा नहीं लगता है कि अटल और लाखी के साथ बोधन ने इस तरह का व्यवहार किया है, क्योंकि राजा मानसिंह कहता है कि मैंने भी तो क्षत्रिय होकर गुर्जर कन्या से विवाह किया है। तो बोधन कहता है कि राजा पर नियम लागू नहीं होते, लेकिन सामान्य जनों को इसकी इजाजत नहीं है। जब उन्हें राजा को इस बात का पता चलता है, तो वह मृगनयनी को जाकर सारी बात बताता है कि अटल और लाखी के साथ क्या क्या हुआ है। वह राजा को विदा करते हुए कहती है कि यदि अटल और लाखी कहीं मिले तो उन्हें अपने साथ जरूर लेते आए, क्योंकि उनके ऊपर जो गुजरी है वह जानकर वह बहुत दुखी होती है। 33वें भाग में गयासुद्दीन नरवर के बाहर आक्रमण की तैयारी करे बैठा है। इस अंश में लेखक ने ये बताने की चेष्टा की है कि किस प्रकार मुल्ला और मौलवी इन बादशाहों को मंदिर और मूर्तियां तोड़ने के लिए उकसाते थे, लेकिन गयासुद्दीन इसके लिए राजी नहीं होता है। वह राजनीति और धर्म के बीच की सांठ-गांठ को समझता है और वह कहता है कि पता नहीं इस मंदिर को तोड़कर और मंदिरों को तोड़कर और मूर्तियों को तोड़कर हमें क्या मिलेगा, क्योंकि वह पुनः बना लिए जाते हैं। यहीं पर ख्वाजा मटरू नटों के साथ लाखी के होने की खबर देता है और गयासुद्दीन यह खबर सुनकर उत्साहित हो जाता है। 34वें भाग में नरवर के किले में हलचल को चित्रित किया गया है। नरवर के लोगों को पता चल गया है कि गयासुद्दीन आक्रमण करने के लिए एकदम पास तक आ गया है। वे आत्मरक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। पूरा का पूरा किला एक तरह से हलचल से भरा हुआ है। उस किले के भीतर लाखी और अटल हैं। वहीं पोटा और पिल्ली भी थे, जो बाहर निकलकर जाते हैं तुर्कों को संदेश देने के लिए और झूठ मूठ का घायल होने का अभिनय करते हुए वापस प्रवेश भी करते हैं। तो उनके इस अभिनय और इनकी षड्यंत्र को लाखी समझने लगी है, यद्यपि अभी तक वह पूरी तरह मामले को समझ नहीं पाती है। 35वें भाग में पिल्ली और पोटा अटल को रातों रात नरवर से बाहर निकल जाने की योजना बताते हैं। वे कहते हैं कि हम रात को किले की दीवार पर रस्सी के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। पिल्ली इसी समय लाखी को धीरे धीरे वह वास्तविक बात बताती है जिसके लिए बहकाकर वह लाखी को ले आई है। वह कहती है कि सुल्तान गयासुद्दीन तुम्हारे ऊपर बहुत मोहित है और वह तुम्हें पाना चाहता है। लाखी को अब असलियत पता चलती है तो वह सुनकर सन्न रह जाती है। उसे ज्ञात हो जाता है कि वस्तुतः एक बहुत ही बुरे षड्यंत्र में वो फंस चुकी है। वह तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, चुप रहती है और आगे अपने आप को बचाने का कार्यक्रम बनाती है। 36वें भाग में अटल लाखी के आपसी बातचीत का चित्रण है। लाखी अटल को मना कर देती है कि रात को नटों के साथ ही रस्सी के सहारे किले के वो कहती है कि हम लोग भी रस्सी के सहारे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वह अपनी अंतिम योजना से अटल को भी परिचित नहीं कराती। जब किले की दीवार पर से रस्सी फेंक कर किसी पेड़ में उलझाकर एक एक करके सारे नट जाने लगते हैं, तो लाखी सबसे अंत में जाने की बात करती है और कहती है सभी निकल जाएं तब मैं निकलूंगी। अटल को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है कि सबसे अंत में जाना है। अटल देखता रहता है जब सारे नट निकल जाते हैं और पिल्ली के जाने की बारी आती है और वह रस्सी पर चढ़कर जैसे ही बीच में पहुंचती है, त्यों ही यह रस्सी लाखी जोर से काट देती है। स्वाभाविक है पिल्ली नीचे गिरकर बुरी तरह घायल होकर मृत हो जाती है। वृंदावन लाल वर्मा ने इस घटना की सूचना भूमिका में भी दी है और बताया है कि इस तरह की घटना के बारे में उन्होंने लोगों से सुना था और उसका यहाँ प्रयोग उन्होंने किया है। रस्सी काटने के बाद अटल चकित होता है कि आखिर वो रस्सी क्यों काट रही है, लेकिन बाद में लाखी अटल को सारी सच्चाई बताती है और वहीं से किले में हल्ला मचा देती है कि तुर्क आ रहे हैं, तुर्क आ रहे हैं, और बिल्कुल उलट कर कि मानो रस्सी इधर से नहीं फेंकी गई हो बल्कि तुर्क उधर से रस्सी फंसाकर किले में घुसने का प्रयास कर रहे थे और लाखी ने इस किले की रक्षा कर ली है। इस तरह का एक भ्रम लोगों में फैला दिया जाता है। स्वाभाविक है कि नरवर के लोग लाखी की इस वीरता पर पूरी तरह से मुग्ध हो जाते हैं।
उधर गयासुद्दीन का साथ देने के लिए राज सिंह आ गया था, क्योंकि उसे नरवर के किले को पर कब्जा करना था। वह उसके पुरखों का नगर था जिसे ग्वालियर ने हथिया लिया था। वह उत्तरी दरवाजे से आक्रमण करता है और गयासुद्दीन ग्वालियर की ओर कूच करता है। तभी खबर मिलती है कि मानसिंह की सेना आ रही है और राज सिंह को नरवर को छोड़कर मानसिंह का सामना करने जाना पड़ता है। उधर से अपने राजा के आने की खबर सुनकर नरवर की सेना भी किले से बाहर निकल पड़ती है और राज सिंह और गयासुद्दीन को लौटना पड़ता है। नरवर पहुंचकर राजा को लाठी और अटल की खबर मिलती है। नगर के लोग बताते हैं कि लाठी ने नगर को नटों के षड्यंत्र से बचाया है और लाठी की बात पूरे नगर में फैल जाती है। यहाँ गयासुद्दीन हार कर लौटता है, लेकिन वह हार कर भी लौटकर अपने माड़ू पहुंचकर जब अपने इतिहासकारों को बताता है तो इतिहास में यानी तवारीख में वह सच्ची घटना उल्लिखित न कराकर अपने विजय की बात लिखवाता है। तो वृंदावन लाल वर्मा ने इस उपन्यास में बार बार ये बताने की कोशिश की है कि जो इतिहास में दर्ज है, विशेषकर राजा के दरबारी जो इतिहासकार हैं, वहां सारी सूचनाएं सही नहीं है, बल्कि हारने के बाद भी विजयी होने का इतिहास दर्ज मिलता है। 38वें भाग में हम देखते हैं कि राजा जब नरवर पहुंचते हैं किले में, तो उन्हें पता चलता है कि इस किले के भीतर एक स्त्री और एक पुरुष हैं जिन्होंने इस किले की रक्षा की है और वे गुर्जर जाति की हैं। राजा स्वाभाविक रूप से समझ जाता है कि ये लाठी और अटल हैं। वह तुरंत उनके पास पहुंचता है, लाठी का सम्मान करके उसे हाथी पर बैठा कर ले आता है और इनाम स्वरूप नरवर को अटल की जागीर घोषित करता है और साथ ही साथ उन्हें अपने ग्वालियर लेकर लौटता है। ग्वालियर लौटकर लाठी और मृगनयनी का मिलन होता है। इसके बाद वे दोनों मिलकर महल में रहने लगती हैं और अटल भी वहीं रहने लगता है। 39वें भाग में गयासुद्दीन हार कर लौटा तो नटों को और मटरू को बहुत कोड़े से पिटवाता है, क्योंकि वह किला भी नहीं जीत सकता है और मृगनयनी और लाठी किसी को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो सारा क्रोध वो मटरू पर और नटों पर निकालता है। नट तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन मटरू अपने इस अपमान को, अपनी चोट को भूल नहीं पाता है। गयासुद्दीन हार कर भी अपने इतिहासकारों से यह लिखवाता है कि वह युद्ध जीत कर आया है। मुल्ला मटरू पिटने के बाद भी माफी मांगकर पुनः उसकी जी हजूरी में लग जाता है, पर भीतर ही भीतर उसके अंदर बदले की आग सुलगती रहती है और बदला लेने के लिए वह उसके बेटे नसरुद्दीन को अपने पिता के विरुद्ध भी भड़काया करता है। नसरुद्दीन जो पहले से ही बिल्कुल अय्यास किस्म का व्यक्ति है, उसके भीतर की जो कामना है उसको वो प्रज्वलित करता है। उसे राजसी वैभव और परियों का सपना दिखाकर अपने पिता की हत्या के लिए वह तैयार कर लेता है। उसे कई सारे उदाहरण देता है कि ये नई बात नहीं है, बल्कि आपके पिता बहुत दिन राज कर चुके हैं, बहुत से बेटों ने अपने पिता को जहर देकर मारा है। 40वें भाग में लाठी और मृगनयनी का राजमहल में रहना चित्रित किया गया है। लाठी और मृगनयनी दोनों मिलकर राजमहल में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। मृगनयनी पढ़ना लिखना सीख रही है, साथ ही नृत्य, संगीत और चित्रकला का ज्ञान भी प्राप्त कर रही है। जब सुमन मोहिनी यानी राजा की सबसे बड़ी रानी को यह पता चलता है, तो उसे स्वाभाविक रूप से मृगनयनी से बड़ी ईर्ष्या होती है और वह राजा से भी बार बार व्यंग में अपनी इस ईर्ष्या को बताती भी है। लेकिन राजा सुमन मोहिनी से किसी प्रकार की बहस नहीं करते हैं, बल्कि कहीं न कहीं उसके प्रति उदार भाव ही रखते हैं। सुमन मोहिनी को जब पता चलता है कि कला के द्वारा चित्रकला सीख रही है मृगनयनी, तो वह भी कला को अपने यहाँ रखने की बात करती है और कहती है कि मैं कला से संगीत सीखना चाहती हूँ, जबकि वह कला के माध्यम से मृगनयनी के सारे खबरों को पाना चाहती है। राजा उसकी इस मांग को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। उधर राजा एक विशाल महल बनवा रहे होते हैं जिसका नाम मान मंदिर रखा जा रहा होता है और दूसरी तरफ सिकंदर लोदी भी आक्रमण करने के लिए आ रहा है। यह खबर पाकर वह लड़ने के लिए भी तैयार हो रहे होते हैं। अर्थात यहाँ लेखक ने चित्रित किया है कि एक तरफ राजा मान सिंह जितने बड़े योद्धा थे, जितने बड़े नीति कुशल व्यक्ति थे, उतने ही कला प्रेमी भी थे और उनके राज्य में विविध कलाओं को
पनपने का बराबर मौका मिला था, चाहे वह संगीत कला हो, नृत्य कला हो, चित्रकला हो या वास्तुकला। इसके बाद अगले अंश में हम आगे के हिस्से को पढ़ेंगे। धन्यवाद।